प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 है विषय गणित के अध्याय 1 है जिसका नाम पूर्णांक संख्याएं हैं कि प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सवालों को हल किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहें, सवालों को अच्छी तरह से समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। देखिए प्रश्नावली 1.1 का छठा सवाल। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रीता है, ये यहाँ ए बिंदु के ऊपर खड़ी है और यहाँ से 20 किलोमीटर ये बी बिंदु की तरफ चलती है। मान लिया ये है बी बिंदु और इस ए से बी बिंदु तक की दूरी है 20 किलोमीटर। ये इसने दूरी तय कर ली। उसी सड़क के अनुदिश, मान लिया सड़क है, अनुदिश बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब यह सड़क है, इसके अनुदिश यहाँ से वो फिर से चलना स्टार्ट करती है और इस तरफ वापस चलती है और अब यह चलती है 30 किलोमीटर। ये इस तरफ से चल करके वापस है इस तरफ आ गई, यानी 30 किलोमीटर आ गई। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ये इस तरफ गई, इसको हम धनात्मक यानी प्लस में निरूपित करते हैं। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो इसको हम ऋणात्मक निरूपित करेंगे, यानी जो जाने वाली दूरी है उसको प्लस कर दिया और वापस आने वाली दूरी है उसको हमें ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में निरूपित करेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में निरूपित करेंगे। ये एक आंसर तो यह हो गया। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? अब देखिए ये ए बिंदु मान लिया यहाँ है, अब ये इस तरफ गई, ये तो थी प्लस की और ये वापस आ गई तो ये हो गए माइनस के। तो इस प्लस वाले 20 है उसमें से हम माइनस कर देंगे 30 किलोमीटर को, तो बचेंगे कितने हमारे पास में? माइनस के 10। तो यानी माइनस है, यानी ऋणात्मक 10 है पूर्णांक से हम इसको निरूपित करेंगे। तो ये हो गया इसे पहले छठे सवाल का आंसर। इस तरह से आपको 6 का सवाल करना है। अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल दिया गया है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? इसमें देखिए 2 वर्ग दिए हुए हैं। अब इनमें हम पंक्तियों का योग करेंगे और ये स्तंभ है, इन स्तंभों का योग करेंगे। साथ में इस कोने से इस कोने में, यानी ये विकर्ण है, इनका योग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये स्तंभ है, इसका योग हम जब करेंगे तो प्लस के 5 माइनस के 5, तो 5 में से 5 घट जाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी इस स्तंभ का योग आ गया 0। फिर यहाँ देखिए -1 और -2, ये माइनस के 3 हो गए, इसमें से +3 है वो घट जाएंगे तो यहाँ भी 0 बचेगा। फिर ये -4 -3 -7 हो गए और इसमें से प्लस वाले 7 घट जाएंगे तो यहाँ भी 0 बचेगा। अब देखिए इन पंक्तियों को देखिए, -1 और -4 5 हो गए माइनस के और प्लस के हैं 5, तो इन को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा।
फिर -5 और -7 -2 ये माइनस के 7 हो जाएंगे और इसमें से ये प्लस वाले 7 हैं वो घट जाएंगे, तो यहाँ भी 0 बचेगा। फिर ये 0 है और 3 - 3 बराबर यहाँ भी 0 बचेगा। तो यानी स्तंभ और पंक्तियों को हमने जब योग किया तो वहां तो 0 0 बचा है। अब देखिए विकिरण देखते हैं। विकिरण का मतलब इस कोने से इस कोने वाली संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो ये 0 -2 और -6, तो यहाँ कितना बचा? -6 बचे, यानी यहाँ 0 नहीं आया। तो इसलिए ये सिद्ध हो गया कि ये जो पहला वर्ग है वो तो मायावी वर्ग नहीं है। यहाँ इस कोने की देख लेते हैं और इस कोने से चलेंगे 5 -2 तो प्लस के 3 बच गए, +3 में से -3 कर देंगे तो यहाँ 0 बच गया। लेकिन ये एक विकिरण है उसमें हमारे पास में 0 नहीं आया। तो अतः है वर्ग 1 तो मायावी वर्ग नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है। अब देखते हैं दूसरा वर्ग। इसमें देखिए सबसे पहले हम इन स्तंभों को जोड़ते हैं तो प्लस का 1 है और ये माइनस के 4 और 6 हैं, तो माइनस के हो गए 10, उसमें से एक प्लस वाला घटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास में माइनस के 9। अब दूसरे स्तंभ की बात करें तो माइनस के हैं 13 और प्लस का है 4, तो 13 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ भी माइनस के 9 बच जाएंगे। अब ये देखिए 0 -2 और -7, तो यहाँ भी इनका योग कितना हुआ? -9। अब पंक्तियों की बात करते हैं, इस तरफ लिख देते हैं इनको 1 -10 और 0, तो -10 है उसमें से 1 कम कर देंगे तो माइनस के 9 बचेंगे। फिर ये तीनों माइनस के हैं तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये भी माइनस का हो गया। फिर -6 और -7 है, माइनस के 13, उसमें से 4 प्लस के कम कर देंगे तो बचेंगे माइनस के 9। तो पंक्तियां और स्तंभ हैं उनका योग तो -9 आ रहा है। अब विकिरणों को और देखते हैं तो इस कोने से चलिए, ये -6 और -3 -9 और इसमें 0 जोड़ेंगे तो -9, यानी इस विकिरण का योग भी -9 आ रहे हैं। अब इस विकिरण की बात करें तो ये 1 प्लस का है, माइनस के 3 है और माइनस के 7 है, तो -10 में से ये प्लस वाला 1 कम कर देंगे तो इस विकिरण का योग भी कितना आएगा? -9। तो यानी जो दूसरा वर्ग है उसके प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक विकिरण का योग है वो -9 आ रहा है, यानी समान आ रहा है। अतः है हम कह सकते हैं कि वर्ग 2 एक मायावी वर्ग है। यह हो गया इस 7 के सवाल का आंसर। अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल दिया गया है a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस कोष्टक माइनस b कोष्टक बंद बराबर है a प्लस b का सत्यापन कीजिए। यानी ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में जो यहाँ a और b के मान दिए गए हैं उनको रख करके हमें इस सवाल को सरल करना है। तो इस 8 के में 4 पार्ट्स दिए गए हैं, चारों पार्टों को देखिए हम एक एक करके सरल करते हैं। सबसे पहले ये जो दिया गया है फॉर्मूला, इसको हम यहाँ लिख देते हैं a माइनस है कोष्टक माइनस b बराबर a प्लस b। अब यहाँ इसमें जो a और b के मान दिए गए हैं उनको हम रख देते हैं इस फॉर्मूले में। a की जगह आपको प्लस के 21 रखने हैं और b की जगह आपको 18 रखने हैं, तो -18 हो गया बराबर है 21 प्लस 18। अब यहाँ सबसे पहले देखिए इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 18 बराबर 21 प्लस 18। तो 21 प्लस 18, 21 प्लस 18 दोनों तरफ बराबर हैं। चलिए इनको जोड़ भी देते हैं, 9 और ये 3 39 हो जाएंगे और दाहिने पक्ष में भी 39 होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड इति सिद्धम, यानी बराबर के दोनों तरफ है बाएं और दाएं पक्ष में बराबर संख्याएं आ रही हैं, तो ये सही है। अब देखिए जो दूसरा है उसको भी हल कर लेते हैं। इसमें भी इस फॉर्मूले को दोबारा लिख दीजिए, -b बराबर a प्लस b। यहाँ a की जगह हम रखेंगे 118 और b की जगह 125, तो 118 माइनस 125 बराबर है 118 प्लस 125।
यहाँ भी देखें 118 माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 125 बराबर 118 प्लस 125। यहाँ भी दोनों तरफ देखिए 118 और 125 का हम योग करते हैं, 8 और 5 है 13, असल की 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2, 243 और इनको भी जोड़ेंगे तो आएगा 243। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। यहाँ भी बराबर के निशान के दोनों तरफ संख्याएं समान आ रही हैं, तो ये आपके दो के पार्ट का आंसर हो गया। अब इसी तरह से तीसरा और चौथा है उसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ भी आप लिख लीजिए a माइनस है माइनस बी बराबर a प्लस बी। यहाँ a की जगह 75 रखना है और b की जगह 84 रखना है। तो 75 माइनस है माइनस 84 बराबर 75 प्लस 84। सबसे पहले माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 84 और बराबर है 75 प्लस 84। यहाँ इनको जोड़ देंगे 4 और 5 है 9 और 7 और 8 है 15, 159 बराबर है, इसका योग भी 159 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था, सत्यापित करना था। इसी तरह से चौथा है उसमें भी a की जगह आपको 28 रखना है, b की जगह 11 रखना है। सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं a माइनस कोष्टक माइनस b बराबर a प्लस b। a की जगह हम 28 रखेंगे माइनस b की जगह 11 बराबर 28 प्लस 11। 28 से इस माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 11 बराबर 28 प्लस 11। यहाँ भी देखिए 28 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 है और 1 है 9, 2 और 1 है 3, 39 और इस तरफ भी 39। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो इस तरह से जो 8 का सवाल है उसमें चारों पार्ट्सों को ए और बी का मान रखते हुए सरल करना है। अब देखिए इस प्रश्नावली का 9वां सवाल। 9वां सवाल दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत छोटा बड़ा या बराबर का उपयोग कीजिए। यानी अगर इस बॉक्स के इस तरफ वाली संख्या है और इस तरफ वाली संख्या दोनों का योग है, यदि बराबर आता है तो इस बॉक्स में बराबर का निशान लगाना है, या फिर जो संख्या बड़ी है उस तरफ उससे में छोटे बड़े का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले ए वाला देखते हैं, -8 प्लस -4। तो इस माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो आएगा माइनस। तो ये -8 है और ये हो जाएंगे -4, तो इनका योग आएगा -12। अब इस तरफ देखिए ये -8 है, इस माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, और -8 है उसमें से +4 को कम कर देंगे तो बचेगा -4। अब देखिए एक तरफ बचा -12 और एक तरफ आया -4, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो ये संख्या बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी है उस तरफ इसका मुंह कर देंगे ये, तो यानी ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है, यहाँ नहीं करना है। इसको आप मिटा दें यहाँ से। अब देखिए अगला बी वाला देखिए, -3 प्लस 7 और -19। इनको जब हम सरल करते हैं तो देखिए नीचे लिख देते हैं -3 और ये प्लस है 7 और इस प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा -19। तो यहाँ देखिए माइनस की दो संख्याएं हैं, -3 और -19। तो माइनस के तो हो जाएंगे 22 और प्लस के हो जाएंगे 7। तो ये इस 7 है वो इसमें से कम कर देंगे तो बचेंगे कितने? -15। अब देखिए दूसरी तरफ है, इस तरफ दिया गया है +15 और -8, और इस प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो -9 हो जाएंगे। तो -8 और -9 कितने हो जाएंगे? -17 हो जाएंगे। अब प्लस के हैं 15, माइनस के हैं 17, तो बचेंगे कितने? -2 बचेंगे। तो एक तरफ -15 है, इस तरफ -15 है और इस तरफ -2 है। तो यहाँ माइनस की छोटी संख्या बड़ी होती है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी है।
इस तरफ इसका मुंह कर देना है। अब देखिए इसी तरह से सी वाला है, उसको हम सरल करते हैं। 23 माइनस 41, 23 माइनस 41 प्लस 11, ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है। अब ये प्लस के तो है 23 और 11, तो इनका हम योग कर देंगे और उसमें से 41 को घटा देंगे। तो 23 और 11 का योग करेंगे तो आ जाएगा 4 और 3 34 माइनस 41। अब 34 है, उसमें से माइनस 41 को घटाएंगे तो माइनस के बच जाएंगे 7, तो इसका योग आ गया माइनस के 7। अब दूसरी तरफ देखिए 23 माइनस 41 और माइनस 11, यहाँ देखिए 23 है वो प्लस का है और माइनस के हैं 41 और 11, इनका योग करेंगे 1 1 2 4 और 1 5, यानी माइनस के हो जाएंगे 52। अब कितना शेष बचेगा, इस 52 है उसमें से हम 23 को घटा देंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9 और यहाँ 4 हो जाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, तो ये 29 है वो माइनस के बच जाएंगे। तो इस तरफ बचे माइनस के 29। तो यहाँ देखिए माइनस की ये संख्या बड़ी है इसलिए छोटी है, तो माइनस 7 है वो बड़ी है इसमें, तो इसमें आ जाएगा ये साइन। ठीक है, अब देखिए डी वाला हम यहाँ सरल कर लेते हैं। डी में दिया गया है 39 और इस प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, माइनस के हो जाएंगे 24 और ये प्लस और माइनस हो जाएगा 15। तो यहाँ 24 और 15 है वो तो माइनस के हैं और 39 है प्लस के हैं, तो इन माइनस वाले को जोड़ देंगे हम, 4 और 5 9, 3 और 1 9, 39 में से 39 को घटा देंगे तो इसका योग आ जाएगा आपके पास में 0। अब देखिए दूसरी तरफ वाले हैं उसमें दिया गया 36 और ये प्लस और माइनस है, माइनस हो जाएगा 52 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए यहाँ 36 और 36 ये दोनों हैं प्लस के, तो 36 को 36 में जोड़ेंगे 72 आएगा, उसमें से हम 52 को घटा देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी इस तरफ योग आ गया प्लस का 20। तो बड़ी संख्या यह हो गई, तो इसमें यह साइन आ जाएगा। अब देखिए ई वाला, ई का हम यहाँ कर देते हैं, माइनस के हैं 231 और प्लस के हैं 79 और प्लस के 51, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं 79 और 51 को, तो 9 और 1 10 की बिंदु असल की 1, 7 और 5 12, ये हो गए प्लस के। तो माइनस के हैं 231 और प्लस के हैं 120, यह इसमें से घटा देंगे तो माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस की संख्या बचेगी, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो इसका योग तो आ गया माइनस का 111। अब दूसरी तरफ जो संख्या दी गई है उसको भी हम सरल कर लेते हैं। माइनस के हैं 399 और प्लस 159 और प्लस 81, तो ये दो संख्याएं हैं वो प्लस की दी हुई हैं, इनको जोड़ करके हम 399 में से घटा देंगे। तो देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो 10 की 0 असल की 1 है, 5 और 8 है 13 में 1 जोड़ देंगे 14 असल की 1 और 1 2, यानी 240 होगा प्लस का। तो अब इनको घटा देंगे, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो ये बच गया माइनस का आपके पास में 159। तो माइनस वाली बड़ी संख्या छोटी होती है, तो यहाँ माइनस के 111 है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये कार्य रफ कॉपी में करते हुए इस सवाल को हल करना है। केवल आपको फिर कॉपी में आपको ये साइन ही यहाँ लिखने हैं। तो 9 का सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए 10 का सवाल है, पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर है। देखिए आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं तालाब है, इसमें ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये बंदर है वो इस पहली सीढ़ी के ऊपर बैठा है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है, ये सीढ़ियाँ हैं वह 9 है, लास्ट में 9वीं सीढ़ी है उसके ऊपर पानी है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे जाता है
और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। तो ये बंदर है वो एक बदमाश किस्म का बंदर है। ये एक बार नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर की तरफ उछलता है, यानी इस तरह से ये छलांगे लगाता है। तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम एक तरफ है इन सीढ़ियों को नोट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 सीढ़ियां हैं और एक तरफ हम लिख देते हैं इस बंदर की छलांगे। छलांग 1 नंबर वाली छलांग है, उसमें देखिए ये बंदर है वो इस पहली सीढ़ी के ऊपर यहाँ बैठा है। फिर पहली छलांग लगाता तो 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ जाता है। तो ये 1 2 और ये 3, इसे यहाँ से छलांग लगाएगा तो ये 4 नंबर की सीढ़ी के ऊपर आ जाएगा। तो पहली छलांग की स्थिति क्या है, यानी वो 1 नंबर सीढ़ी पे बैठा है और छलांग लगाते ही 3 सीढ़ियां नीचे जाता है। तो कौन सी सीढ़ी पे पहुंच जाएगा, चौथी सीढ़ी पे। फिर यहां से वो वापस छलांग लगातार 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ चला जाता है। ये अब जो नीचे की तरफ है ये छलांग लगा रहा है उसको हम प्लस लिखेंगे, और जो ऊपर की तरफ हुआ वापस आ रहा है उसको हम माइनस से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरी छलांग में क्या करेगा, वो चौथी सीढ़ी पे था, फिर 2 छलांग ऊपर की तरफ आ गया तो उसको माइनस कर देंगे। तो कितने बचे, दूसरी सीढ़ी के ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ ये दूसरी सीढ़ी है उससे फिर छलांग लगाएगा, नीचे की तरफ 3 छलांग लगाता है, 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ से चलेगा 1 2 3 और 5वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। तो तीसरी छलांग में क्या करेगा, वो दूसरी सीढ़ी से छलांग लगाई उसने तो 3 प्लस कर देंगे, 5वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। अब इसी तरह से फिर वो 5वीं से वापस ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाएगा तो तीसरी सीढ़ी पे आ जाएगा। तो चौथी छलांग की स्थिति हो गई, 5 में से 2 को वापस कम कर देंगे, 3 पर आ जाएगा। फिर यहाँ इस तीसरी सीढ़ी से वापस छलांग लगाएगा तो वो आ जाएगा 7 नंबर के ऊपर। तीसरी से 6 नंबर पे आएगा। तीसरी सीढ़ी पे था तो तीसरी में 1 2 और ये 3, 6ठी सीढ़ी पे आ जाएगा। तो 5वीं छलांग है उसमें वो तीसरी सीढ़ी पे था, 3 छलांग नीचे लगाई, 6ठी सीढ़ी पे आ गया। फिर 6ठी से वापस 2 छलांग लगाएगा तो ऊपर की तरफ 2 सीढ़ियां चढ़ेगा। तो 6ठी छलांग है उसमें 6ठी सीढ़ी से वापस 2 माइनस कर देंगे, चौथी सीढ़ी पे आ जाएगा। इसी तरह से फिर चौथी सीढ़ी से 3 की छलांग लगाएगा तो अब वह 7वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। तो 7वीं छलांग है उसमें 4 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 7वीं सीढ़ी पे। फिर 7वीं से वापस छलांग लगाएगा, 2 सीढ़ियां ऊपर की तरफ चला जाएगा तो 5वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। तो 8वीं छलांग है उसमें 7 - 2 करेंगे तो आएगा 5वीं सीढ़ी पर। फिर इस 5वीं सीढ़ी से वापस नीचे की तरफ छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ जाएगा, 8वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। तो 9वीं छलांग की स्थिति क्या होगी, 5 + 3 बराबर आ जाएगा 8, 8वीं सीढ़ी पे आ गया। फिर वो यहाँ से वापस छलांग लगाएगा तो ये 2 छलांग ऊपर की तरफ है, चढ़ेगा 2 सीढ़ियाँ तो ये 6ठी सीढ़ी पे आ जाएगा। तो 10वीं स्थिति होगी आपकी 8 - 2 बराबर 6ठी सीढ़ी पे आ जाएगा। फिर यहाँ इस 6ठी सीढ़ी से वापस छलांग लगाएगा, 3 नीचे की तरफ आएगा तो वो 9वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। तो 11वीं छलांग है वो क्या होगी उसकी, 6 + 3 बराबर 9। अब इसमें पूछा है कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो 9वीं सीढ़ी है, उस 9वीं सीढ़ी के ऊपर ही पानी है तो यहाँ वो ये 11 छलांग लगाने पर पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, पानी तक पहुंच जाएगा। इस तरह से आपको पहला करना है। अब देखिए इसमें और पार्ट दिए हुए हैं, दूसरा पार्ट देखिए, वही बंदर है और अब देखिए पानी पी करके वह वापस जाना चाहता है। पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब वह 9वीं सीढ़ी के ऊपर है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम ऊपर को यहाँ लिखेंगे प्लस और नीचे जाने को, वापस जाने को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो प्लस होगी और नीचे की तरफ वापस आ जाएगा तो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम छलांगों को नोट करते चले जाएंगे। यहाँ
पहली छलांग है उसमें क्या करेगा, वो 9वीं सीढ़ी के ऊपर है और वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ता है। सॉरी, यहाँ ऊपर को आपको माइनस लेना है क्योंकि सीढ़ियां हमें कम करनी है। तो ऊपर है उसको तो हम माइनस करेंगे और नीचे वाले को प्लस करेंगे। यही जो ऊपर वाली स्थिति है उसी को रखना है। ऊपर जाने को हम माइनस करेंगे और नीचे आने को प्लस करेंगे। तो यहाँ 9वीं सीढ़ी थी, इस 9वीं सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 4। तो ये कौन सी सीढ़ी पे आ जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर आ जाएगा। फिर इस बंदर की वही आदत है कि एक बार ऊपर जाता है और एक बार नीचे आता है। तो अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। तो अब दूसरी छलांग में वह 5वीं सीढ़ी पे है और 2 सीढ़ियां क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है। तो नीचे की तरफ जाने को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ वापस वो 7वीं सीढ़ी पे आ गया। अब तीसरी छलांग में क्या करेगा, 7वीं सीढ़ी से ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा तो उसमें 4 प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये तीसरी सीढ़ी पे। फिर चौथी छलांग है उसमें ये तीसरी सीढ़ी पे है तो वापस 2 सीढ़ियां नीचे जाता है तो उसको हम प्लस कर देंगे तो 5वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। फिर 5वीं छलांग है उसमें 5वीं सीढ़ी पे है तो वह ऊपर की तरफ जाता है तो ये कर देंगे -4। तो क्या करेगा, वह पहली सीढ़ी पे आ जाएगा। ये क्या है, सीढ़ियां हैं। अब वह पहली सीढ़ी पे आने के बाद में वापस नीचे नहीं जाएगा, यानी पहली सीढ़ी पे आ गया तो कितनी छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो 1 के ऊपर आने के बाद में वो वापस नीचे नहीं जाएगा क्योंकि बाद में तो ऊपर आ गया पहली सीढ़ी के ऊपर। तो यहाँ इसका आंसर आप लिख देंगे, आता है वह बंदर 5 छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ये हो गया इस 10 के सवाल में 2 के पार्ट का आंसर। अब देखिए तीसरा पार्ट दिया गया है, यदि नीचे की और पार की गई सीढ़ी को संख्या ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हम माइनस से व्यक्त कर दें और ऊपर की तरफ पार की गई सीढ़ियों को संख्या धनात्मक रूप में निरूपित करें। अगर वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है तो उसको हम प्लस से व्यक्त कर दें। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 को निरूपित कीजिए। यानी भाग ए है उसमें वह क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है उसको हम -3 व्यक्त कर देंगे। फिर दूसरी छलांग में 2 प्लस ऊपर की तरफ चढ़ता है, फिर -3 करता है, फिर +2 यानी ऊपर की तरफ जाता है। इस तरह से लास्ट में आपके -8 बचेंगे। तो यानी पहला जो पार्ट हमने हल किया था उसमें 11 छलांगें उसने लगाई थी। तो इन 11 छलांगों को हम इस क्रम में लिख देंगे -2 + 2। तो -2 1 और ये 2 3 4 ये 5 ये 6 7 8 9 10 और ये 11 और 11 छलांगों में वह क्या करेगा, 8वीं सीढ़ी पे आ जाएगा, -8 हो जाएगा। इसका मतलब 8 सीढ़ियां उसने पार की हैं। अब देखिए इनको हल करेंगे तो माइनस के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो -3 है उसको आप 6 से गुणा कर दें और +2 है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इनको आप गुणा कर दें 5 से बराबर -8। अब यहाँ देखिए ये माइनस के तो हो गए 18 और 5 दूनी 10 प्लस के हो गए 10 तो बराबर -8। यहाँ अब -18 है उसमें से +10 को घटाएंगे तो -8 बचेंगे, -8 बराबर -8। तो इसमें क्या दिया गया है, -8 का मतलब है कि वह 8 सीढ़ियां नीचे की तरफ आया। आता है ए भाग में वह बंदर 8 सीढ़ियां नीचे की तरफ आया, क्योंकि वह पहली सीढ़ी पे था और छलांगे लगाते हुए वो नीचे की तरफ पानी में उतरा था, इसलिए -8
का मतलब क्या हुआ कि वह बंदर है वो 8 सीढ़ियां नीचे की तरफ आया। अब इसी तरह से जो बी पार्ट है उसमें उसने कितनी छलांगे लगाई थी, 5 छलांग लगाई थी। तो पहली छलांग है उसमें तो वह 4 ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, ऊपर वाले को हम प्लस लिखेंगे। और फिर दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की तरफ चला गया, फिर तीसरी छलांग में वापस 4 चढ़ा, फिर चौथी में वापस नीचे आया और 5वीं में फिर ऊपर की तरफ चढ़ा और इनका योग हुआ आपका +8। तो यहाँ देखिए प्लस के कितने हो गए, 1 2 और 3, 3 4 हो गए तो 3 चौके 12 और -2 है वो -2 और -2 कितने हो गए, -4। अब 12 में से -4 करेंगे तो बचेगा 8 है प्लस का। तो +8 का मतलब क्या हुआ, वह बंदर भाग बी में 8 सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ा, क्योंकि पानी 9वीं सीढ़ी पे था और पानी पी करके वो वापस ऊपर की तरफ चढ़ा, तो 8 सीढ़ियां वो वापस चढ़ करके आया। ये उसकी गति हो गई। यानी पहले पार्ट में उसकी गति थी 8 सीढ़ियां नीचे आने की और दूसरे पार्ट में उसकी गति थी ऊपर जाने की। तो ऊपर जाने का मतलब यहाँ प्लस से साइन है और ये माइनस वाला है। तो इस तरह से आपको प्रश्नावली 1.1 है वो हल करनी है। इन दोनों वीडियो में हमने एक एक पार्ट में 5-5 सवालों को हल किया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।